हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। प्रशांत जी की खुशी, इंडिया लौटना। नियति को देखते ही उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। नियति डे से ही उसके पास पहुंची प्रखर ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और नियति की चेहरे से मास्क को उतार दिया। नियति उसे देखकर थोड़े गुस्से से बोली, क्या आप चाहते हो मैंने जिस तरह से आपको बचाया है उसी तरह से फिर से जख्मी कर दूं जो आप मुझे खींच रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आपको चोट लगी है? आपको इस वक्त अपने हाथ पर और बॉडी पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। अब आगे। उसकी बात सुनकर प्रखर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है बनी? तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हारी मुंह से मैं आपने लिए परवाह सुनना चाहता हूं। प्रखर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी बाहों में समेट रखा हो। मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो कियान की परवाह है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो छोटा सा बच्चा क्या करता? आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा काम है बनी। वैसे तुम झूठ बोलते हुए और भी क्यूट लगती हो। मेरा मन कर रहा है अभी के अभी तुम्हें खा जाऊं। डे से तुम मुझे दवाई खिला रही थी, अभी भी मुझे तुम्हारी होंठों का टेस्ट महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो मेरी बनी ऐसा कभी नहीं करती। नियति ने हैरानी से प्रखर को देखा और मन ही मन बोली, इस आदमी को कैसे पता चला कि वो उसे किस कर रही थी? ये तो बेहोश था ना? उसे इस तरह से चौंकते हुए देखकर प्रखर हंसते हुए बोला, इतना हैरान मत हो बनी। भले ही मैं बेहोश था फिर भी मेरी सेंसेस काम कर रही थी। सर्जरी के बाद से ही मुझे महसूस हो रहा था मेरे आसपास क्या हो रहा है। बस मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। नियति की गाल शर्म से लाल हो गई। वो आपने शर्म को छुपाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोली, वो तो आप दवाई नहीं पी रहे थे इसलिए मुझे आपको किस करना पड़ा, वरना मैं आपको सपने में भी किस नहीं करती। पर मैं तो सोते जागते सपने में हर वक्त तुम्हें किस करना चाहता हूं मेरी बनी। प्रखर उसकी गाल पर किस और बाइट करके बोला, वैसे मुझे नहीं पता था मेरी बनी इतनी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। मेरी बनी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर दिशा है, और स्पेशल फोर्स की सबसे काबिल हैकर और एजेंट यति भी है। नियति ने प्रखर को देखा तो प्रखर उसकी नाक पर अपना नाक रब करते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो बनी, कल रात से मैं होश में था। प्रशांत दादाजी ने बताया कि मुझे डॉक्टर दिशा ने बचाया, तो मैं समझ गया मेरी बनी ही डॉक्टर दिशा है। और बाद में मुझे पता चला डॉक्टर दिशा के साथ साथ तुम सबसे काबिल एजेंट यति भी हो। उसकी बात सुनकर नियति तिरछी स्माइल करते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको एक पॉइजन इंजेक्शन देकर मार सकती हूँ। आपको ये बात पता है ना? फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नियति की बात सुनकर प्रखर ने हैरानी से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बनी को कब धोखा दिया। प्रखर नियति की हाथ को पकड़कर बोला, बनी ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हारी अलावा मैंने किसी भी लड़की को देखा तक नहीं। उसकी बात सुनकर नियति को हंसी आ रही थी, फिर भी उसने गंभीर भाव बनाए रखा और बोली, झूठ। क्या आपकी फैमिली मिस रूही शेखावत के लिए बहुत जल्द रिश्ता लेकर शेखावत फैमिली में नहीं आ रही है? क्या उस घटिया बेवकूफ लड़की के लिए रिश्ता? ये तुमसे किसने कह दिया बनी? मेरे घर वाले तो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। प्रखर ने मासूम चेहरा बना लिया था जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए। मैं नहीं पिघलने वाली आपकी इस झूठ पर मिस्टर रायजादा, नियति सिर हिलाकर बोली। तो प्रखर हंसते हुए बोला, तो क्या करूं मैं आपको मानने के लिए मेरी क्वीन? और पहले तुम ये बताओ, तुम्हें ये बकवास झूठी बातें किसने बताया? रूही शेखावत ने। और किसने? और ये बात तो पूरा शेखावत फैमिली जानता है कि आपकी फैमिली वाले रूही के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये बात आपकी बहन प्राची ने ही कहा है। क्या ये झूठ है? उसकी बात सुनकर प्रखर को प्राची पर गुस्सा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। प्राची ने कब और किससे झूठ बोला? मैं अभी कॉल करके उस लड़की से पूछता हूँ। प्रखर गुस्से से बोला तो नियति सिर हिलाकर बोली, शो मुझे भी सच सुनना है। अगर जो रूही शेखावत ने कहा वो सच है तो मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगी मिस्टर प्रखर रायजादा। आपको भी मेरी पावर का अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर रात आप मेरे साथ सोने आते हो, तो मैं कैसे आपको किसी और से शादी करने दूं? सो आप जो कह रहे हो वही सच हो, वरना। इतना कहकर नियति ने प्रखर के गाल पर बाइट किया। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो जान। इतना कहकर प्रखर ने साइड से फोन लेने की कोशिश की तो नियति ने ही फोन लाकर उसे दे दिया। वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी।
उसे इस वक्त सच जानना था, क्योंकि वो भी प्रखर की तरफ खींचती जा रही थी। प्रखर ने जल्दी से प्राची को कॉल लगा दिया। वहां शाम का वक्त हो रहा था, प्राची अभी कॉलेज से आई थी। आपने भाई का कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। आज शायद सालों में एक बार उसका भाई उसे अपनी तरफ से कॉल कर रहा था। जैसे ही प्राची ने कॉल रिसीव किया, प्रखर ने शांति से पूछा, प्राची बच्चा, क्या तूने किसी से कहा था कि हमारी फैमिली रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर आने वाली है? आपने भाई की बात सुनकर प्राची कंफ्यूज हो गई। वो अपने भाई की आवाज में थोड़ा गुस्सा महसूस कर पा रही थी और बोली, भाई क्या प्राची मेरी होने वाली भाभी की बड़ी बहन नहीं है? तो मैं किसी से क्यों कहूंगा ये बात कि हम रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं? ओहो, याद आया, कॉलेज में मैं मिस रूही को ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे भाभी की फोटो देखना था और मिस शेखावत की एक दोस्त ने आकर हमसे पूछा था। तो राशि और मैंने बस इतना बताया कि हम उनके घर रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। भाई लगता है उन्होंने कुछ गलत एस्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूं भाई, क्या मैं जाकर कल उन्हें ढूंढकर उनकी गलतफहमी को दूर कर दूं? कहीं भाभी और आपके बीच इस वजह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? प्राची बहुत चिंता कर रही थी और हड़बड़ा कर बोल रही थी। तभी नियति ने प्रखर के हाथ को पकड़कर ना में सिर हिला दिया। प्रखर ने आराम से कहा, क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ भी मत कहना, उन्हें उसी गलतफहमी में रहने दो। इतना कहकर प्रखर ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ प्राची बस फोन को देख रही थी। शायद उसके भाई ने कुछ प्लान किया हो। उसने कंधे उच्च दिया और रूम में चली गई। वहीं प्रखर नियति को हक करके बोला, बनी क्या अब तुम्हारी डाउट खत्म हुआ? हो गया। प्रखर हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे मना क्यों किया उन्हें क्लियर करने से? उसकी बात सुनकर नियति तिरछी स्माइल कर बोली, उन्हें इसी गलतफहमी में रहने दो, यही अच्छा है। नियति को अगर पता होता प्राची वही लड़की जिसने उसे छोटी बहन बना लिया था उस दिन कॉन्सर्ट में, तो शायद वो उसे पूछने को भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था ये कोई गलतफहमी है। तभी प्रशांत जल्दी में अंदर आए। नियति डोर क्लोज करना भूल गई थी। जैसे ही प्रशांत जी अंदर आए, प्रखर और नियति को इतना क्लोज देखकर वो चौंक गए। नियति अभी भी प्रखर की गोद में बैठी हुई थी। वहीं प्रखर ने उसे पीछे से हक किया हुआ था। ये प्रशांत जी के लिए आज की सबसे बड़ा शौकन बात थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उनका शेर जो इतना रूड और एरोगेंट है कि लड़कियों को देखता भी नहीं है, और उनकी पोती जिसे वो कब से अडॉप्ट करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो इन दोनों की ही शादी करवाना चाहते थे। पर उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही घूम गया हो। प्रखर ने उन्हें शांति से देखा, पर उसका अपनी बनी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। प्रशांत जी हकलाते हुए बोले, तुम दोनों, क्या तुम दोनों साथ हो? मतलब क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? उनकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया और बोली, पता नहीं। तभी प्रखर बोला, ऑफ कोर्स मैं सालों से अपनी बनी को पसंद करता हूं, अब आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर प्रशांत जी गुस्से से पैर पटकते हुए बोले, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं तुम्हें बोल रहा था इससे मिल लो, एक बार शादी कर लो, तब तो तुम बड़ा मना कर रहे थे, अब कह रहे हो सालों से प्यार करते हो। आपने मुझे कहा था एजेंट यति से शादी कर लो, पर मुझे कहाँ पता था मेरी बनी ही एजेंट यति है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप मुझे फोटो दिखाते तो मैं जरूर कब का आपकी बात मान लेता। वैसे भी आप चिढ़ क्यों रहे हो? आप चाहते थे ना हम दोनों शादी कर ले। अब तो बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोले, लड़के अच्छा होगा तुम सच बोलो, तुम जो बोल रहे हो वो बात झूठ ना हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुछ दिन बाद अपनी बनी की बर्थडे के दिन ही घरवाले रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। आप और बाकी सब भी चाहे तो आ सकते हो हमें चीयर अप करने के लिए। प्रखर की बात सुनकर प्रशांत जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस जगमोहन के सामने कैसे घमंड करता हूँ देखो। वाह, अब मेरे शेर की शादी मेरी शेरनी से होगी, पूरा डिपार्टमेंट को मैं मिठाई बांटूंगा और मेरी तरफ से सबको बड़ा सा पार्टी दिया जाएगा। तभी नियति प्रखर के हाथ को छुड़ाकर खड़ी होकर बोली, ज्यादा खुश मत हो ये छोटे दादाजी, अगर नाना जी जानेंगे तो वो आपकी खुशी हवा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी हड़बड़ा गए। उन्हें जगजीत जी की बात याद थी, जब तक वो खुद लड़के को अप्रूव नहीं कर देते तब तक उनकी नातिन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तुम चिंता मत करो बच्ची, मैं उस बूढ़े जगजीत को मना लूंगा और जगमोहन भी जरूर मेरा साथ देगा। आखिरकार ये तुम दोनों की बात है। मैं बाहर जा रहा हूं, तुम दोनों बात करो।
इतना कहकर वो खुशी से बाहर चले गए। उन्हें ये गुड न्यूज जगमोहन को भी देना था और उनके सामने घमंड भी तो करना था। उन्हें तो ये भी ख्याल नहीं था कि वो इस वक्त ऐसे जगह पर है जहां किसी भी वक्त वार छिड़ सकता था। उनका तो खुशी से नाचने का मन कर रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। प्रखर और जगमोहन जी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गए थे। आज वो इंडिया वापस जा रहे थे। प्रखर और नियति एक साथ फ्लाइट में सीट पर बैठे हुए थे। ये नियति का पर्सनल जेट था और प्रखर भी उसके साथ ही आया था, जबकि उसके पास भी उसका पर्सनल जेट था। पर वो तो नियति के साथ वक्त बिताना चाहता था। नियति अपने लैपटॉप पर कुछ डिजाइन बना रही थी, वहीं प्रखर उसे हक करके उसके कंधे पर सिर रख के बैठा हुआ था और नियति को डिजाइन बनाते हुए देख रहा था। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, बनी, क्या तुम मेरे लिए भी एक डिजाइन बना दोगी जो सिर्फ स्पेशली मेरे लिए हो? नियति ने आपने सिर टिल्ट करके उसे देखा और हल्का मजाक करते हुए बोली, मेरी डिजाइन बहुत महंगी होती है मिस्टर रायजादा, क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हो? उसकी आंखों में एक मजाकिया भाव था। उसकी बात सुनकर प्रखर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, अगर मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना है तो भी मैं उसे अफोर्ड कर लूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं बनी। नियति ने हैरानी से प्रखर को देखा, ये आदमी कितनी स्वीट बातें करता है। नियति ने सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मेरे लिए अच्छे से इनकम करो। नियति फिर प्रखर के लिए डिजाइन बनाने लगी। प्रखर उसे चूमते हुए उसकी काम को देख रहा था। कल नियति की बर्थडे था। वो कल नियति को हमेशा के लिए अपना बनाने की प्रपोजल लेकर जाने वाला था। ऐसे तो उसे नियति के बाकी घर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर नियति के दादाजी और दादी माँ की मंजूरी लेना जरूरी था। रात का वक्त। नियति अभी आकर शेखावत विला पहुंची। रात के 11:30 बज रहे थे। जैसे ही नियति अंदर गई उसने देखा सब अंदर हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे लगा था सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होंगे, पर यहाँ तो सब सोफे पर बैठे हुए थे। नियति की बर्थडे पूजा की तैयारी। वो कल नियति को हमेशा के लिए अपना बनाने की प्रपोजल लेकर जाने वाला था। ऐसे तो उसे नियति के बाकी घर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर नियति के दादाजी और दादी माँ की मंजूरी लेना जरूरी था। रात का वक्त। नियति अभी आकर शेखावत विला पहुंची। रात के 11:30 बज रहे थे। जैसे ही नियति अंदर गई उसने देखा सब अंदर हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे लगा था सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होंगे, पर यहाँ तो सब सोफे पर बैठे हुए थे। अब आगे। उन्हें देखकर नियति हैरान थी। नियति को देखते ही जय, आकाश, आदित्य उसके पास भागते हुए आ गए और दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी भी उसके पास आ गए। संग्राम जी और चंद्रिका जी दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उन्हें अर्जेंट काम था, वरना वो भी नियति की जन्मदिन की वजह से रुकना चाहते थे, पर कौशल्या जी और ब्रिजेश जी अपने दोनों पोते के साथ यही रह गए थे। लिटिल सिस्टर प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो ना? आकाश और आदित्य दोनों नियति की चिंता करते हुए बोले। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं, तुम इतनी खतरनाक मिशन पर गई थी, इसलिए तुम्हारे तीनों भाइयों को तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी। वहीं अमृत और अर्जित जो सोफे के पास खड़े थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगा उनकी दादी ने उनके बारे में क्यों नहीं बताया। वो भी तो नियति को लेकर चिंता कर रहे थे। वहीं विपुल जी और सीखा जी ने नियति को देखकर राहत की सांस ली। उन्हें भी नियति की काफी चिंता हो रही थी। वहीं रूही और नेहा गुस्से और नफरत से नियति को देख रही थी। क्यों नियति को इतनी अटेंशन क्यों मिल रहा है? बस एक डॉक्टर ही तो है, जिंदगी भर ट्रीटमेंट करके भी क्या कर लेगी। दोनों को ही बहुत नींद आ रही थी। वो अपनी ब्यूटी स्लिप को खराब नहीं करना चाहते थे, फिर भी सबके सामने अच्छा बनने के लिए यहाँ आकर खड़े हुए थे। वहीं सब नियति को घेर कर खड़े थे और उससे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बहन को इतना पावरफुल और इतनी बड़ी डॉक्टर के रूप में देखकर, जिसे दुनिया में अनगिनत डॉक्टर सब फॉलो करना चाहते हैं और लीजेंड मानते हैं, उन्हें कितनी खुशी हो रही थी। तीनों भाई नियति को बताने पर तुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों कंपटीशन कर रहे हो कि जिसे ज्यादा प्राउड होगा नियति की फेवरेट बन जाएगा और नियति उसे कोई प्राइज देगी। उन्हें इस तरह से नियति को घेरता देखकर कौशल्या जी बोली, बस करो तुम तीनों, अपनी बहन को फ्रेश होने दो। अभी आए हैं, कितने दिनों से बाहर थी, उसे रेस्ट करने का भी वक्त नहीं मिला है। उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, बाद में अपनी पिटारा खोलना। कौशल्या जी की बात सुनकर तीनों भाई ने सिर हिला दिया। वो कैसे भूल गए कि उनकी बहन थक कर आई होगी, उसे रेस्ट की जरूरत है। लिटिल सिस्टर, तुम जाओ, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, जाओ फ्रेश हो जाओ प्रिंसेस। आकाश और आदित्य भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले।
तभी रूही और नेहा आगे आकर बेमन से बोली, वेलकम बैक नियति। उनकी होंठों पर छोटी सी स्माइल थी, पर उन दोनों की आंखों में नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओह मिस रूही और नेहा, मुझे तो आना ही था, तबाही इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़कर जाती है। जब तक सब कुछ तबाह ना कर दे। उसकी होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। रूही और नेहा को उसकी आंखें देखते ही डर लगने लगा, जैसे वो किसी खाई में देख रहे हो। वैसे लगता है मेरी जाने के बाद तुम दोनों की लाइफ काफी आसान हो गई थी। पनिशमेंट पूरा कर लिया होगा तुम दोनों ने, इसलिए आप खुश लग रहे हो, है ना? नियति की बात सुनकर जय बोला, बिल्कुल लिटिल सिस्टर हमारे होते हुए क्या ये दोनों अपनी पनिशमेंट से बच सकते थे? नियति ने तिरछी स्माइल करके दोनों को देखा, फिर वहां से ऊपर चली गई। रूही और नेहा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लिया। वो दोनों अपनी प्राइड को साइड में रख के नियति के सामने उसे ग्रिट करने आए थे। पर नियति ने तो बस उनकी इंसल्ट की। वो क्या सोचती है, उन्हें वो कभी भी कुछ भी बोल सकती है। दोनों गुस्से में थे पर कुछ नहीं कर सकते थे। जय बोला, अब नियति जब तक फ्रेश होकर आए चलो हम उसकी सरप्राइज ले आते हैं। आकाश और आदित्य की आंखों में भी खुशी से चमक आ गई। आदित्य ने टाइम देखा और बोला, अब 11:15 हो गए हैं। 12 बजे बजने में बस 15 मिनट है, चलो पहले उसे अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। तीनों वहां से किचन की तरफ चले गए और फ्रिज से केक को निकाला और हॉल में ले आए। तीनों ने दिन भर इस केक बेक करने में मेहनत किया था। पहले 2 केक को जलाने के बाद ये तीसरा केक था जो अच्छा बना था। दिन भर इंटरनेट से देखकर बनाकर लास्ट को वो तीनों सेटिस्फाइड थे। जय ने उस पर हैप्पी लिखा, तभी आदित्य ने उसके हाथ से कोन छीन लिया और बोला, देखो तो तुम्हारा हैंड राइटिंग कितना गंदा है, अब मैं ही अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग से इस पर लिखूंगा। जय ने उससे घूर कर देखा पर कुछ नहीं बोला। आदित्य ने उस पर बर्थडे लिख दिया। तभी जय हंसते हुए बोला, देखो तो मुझे कौन कह रहा था, जिसकी हैंडराइटिंग खुद बच्चों जैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नर्सरी स्कूल की बच्चे ने बर्थडे लिख दिया है। तभी आकाश ने उसके हाथ से कोन छीन लिया और बोला, बहुत हुआ तुम दोनों का, अब मैं लिखता हूं। आकाश ने उस पर खूबसूरती से नियति का नाम लिख दिया। वाह भाई, आपने तो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह लिखा है। अगर कोन की जगह पेन से लिखना होता तो मैं भी इतनी ही खूबसूरती से लिख देता। आदित्य हंसते हुए बोला, हे तुम लिखोगे? जय ने उससे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा तो आदित्य चिढ़ गया, वहीं बाकी उन्हें उनकी नोक-झोंक देखकर हंस रहे थे। तभी आकाश बोला, चलो ऊपर चलते हैं, अब बस 5 मिनट बाकी है। दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और तीनों भाई नियति की रूम की तरफ चले गए। किसी ने भी विपुल जी, सीखा जी और चारों बच्चों को नहीं बुलाया जो वहीं खड़े हुए थे। विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू थे। अमृत और अर्जित की आंखों में भी नमी थी, पर रूही और नेहा के चेहरे पर गुस्सा था। मोम, डैड, क्या आप नहीं चलेंगे? रूही प्यार से बोली। तो सीखा जी बोली, अगर हम जाएंगे तो नियति और भी गुस्सा हो जाएगी। उसकी बर्थडे है, हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। विपुल जी भी उनकी बातों से सहमत। दोनों उन्होंने कभी नियति का बर्थडे नहीं मनाया था, तो कैसे वो अब उसे विश करने जाएंगे? मोम, आप क्यों ज्यादा सोच रही हो, हम दूर रहेंगे, उसे गुस्सा नहीं होने देंगे, अमृत बोला। तो विपुल जी, सीखा जी और दोनों भाई भी चले गए। उनके पीछे पीछे रूही और नेहा भी चली गई। रूही को गुस्सा आ रहा था। वो तो चाहती थी उसकी मोम पहले की तरह नियति की बर्थडे में जाने से मना कर दे, पर लगता है अब उसकी मोम की मन में उसके लिए उतना जगह नहीं है और ये नियति उसकी मोम के दिल में इम्पोर्टेंट हो रही है। वहीं नियति अभी अभी फ्रेश होकर आई थी। डोर नॉक हुआ तो नियति ने दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा और अपनी चमकती दांतों के साथ देसी कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। अभी ठीक 12 बजे बजा तो आदित्य जल्दी से साइड हट गया। उसके पीछे जय और आकाश खड़े थे। जय के हाथ में केक था। तीनों भाई एक साथ चिल्ला कर बोले, हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। नियति हैरान हो गई, तो क्या उन्हें याद है कि आज नियति की बर्थडे है? थैंक यू भाई, नियति ने तीनों को प्यार से कहा। तभी दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी भी आगे आए और एक एक करके नियति को बर्थडे विश किया। नियति ने उन्हें भी थैंक यू कहा। तभी विपुल जी और सीखा जी, दोनों भाई नेहा और रूही भी आ गए। उन चारों को देखकर नियति का अच्छा खासा मूड तुरंत खराब हो गया। तभी विपुल जी और सीखा जी ने भी प्यार से उसे हैप्पी बर्थडे बोला और बोले, भगवान उसकी सारी विश पूरी करे। और अमृत और अर्जित ने भी उसे बर्थडे विश किया। नेहा और रूही ने ना चाहते हुए भी झूठी स्माइल के साथ उसे बर्थडे विश किया।
नियति ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, वाह मिस्टर एंड मिसेस शेखावत, हाउ स्ट्रेंज कि आप जैसे घटिया माँ बाप भी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं। वो भी पहली बार। आप दोनों तो मुझे मारना चाहते थे ना। कहीं विश करने के आड़ में आप दोनों मुझे श्राप तो नहीं दे रहे हो ना। पर मैं बताऊं, आपके श्राप से भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो खुद ही तुम सबकी जिंदगी को तबाह करने वाली श्राप हूं। मिसेस सीखा शेखावत, अगर आपके बस में होता तो तब तो आप मुझे कब का मार चुकी होती है ना। आज तक तो आप सब ने कभी बचपन से मुझे बर्थडे विश नहीं किया, फिर आज ये अचानक क्या हो गया? क्या आपको जल्दी याद आ गया आपकी नियति नाम की कोई बेटी थी जो अब नहीं है, और बाकी रही मेरी विश के बात जो आप फुलफिल होने की बात कर रहे हैं। मेरी एक ही विश है, तुम सब दिन रात रोकर बिताओ और तुम्हारी मनहूस घटिया बेटी के साथ तुम सब कब्र में लेटकर आराम करो। नियति की बात उन सब की दिल में किसी खंजर की तरह लगी थी। सीखा जी कुछ नहीं बोली, वो वहां से रोती हुई भाग गई। विपुल जी ने लाचारी और उदासी से नियति को देखा और बोले, नियति क्या तुम हमें इतनी ज्यादा नफरत करती हो? आज तुम्हारी बर्थडे है, क्या हम सब एक साथ एक दिन के लिए हंसी खुशी बात नहीं कर सकते? उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, हंसी खुशी बात करे, सच में मुझे तुम सबसे घिन आती है। नफरत की कोई हद नहीं है मिस्टर शेखावत। क्या आपको कभी पहले मेरी बर्थडे याद था? क्या जब आप अपनी प्यारी मनहूस बेटी के जन्मदिन मनाते थे, क्या तब आपको याद आता था आपकी एक और बेटी है जिसकी बर्थडे आप हर साल भूल जाते हो? या फिर जानबूझकर याद ही नहीं करना चाहते हो? फिर अब मेरी बर्थडे आपको क्यों मनाना है मिस्टर विपुल शेखावत? आप सिर्फ आपने पहली बीबी की बच्चों के बाप बनके रहिए, यही अच्छा होगा। मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पिता कब का मर चुके हैं, मैंने इसी हाथ से उनके कब्र पर फूल चढ़ाए हैं। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? नियति क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? रूही उदास होने का नाटक करते हुए बोली। तो नियति ठंडी आंखों से उससे घूरते हुए भयानक आवाज में बोली, तो किसने कहा मेरी रूम के बाहर आकर मेरी बातें सुनने को और कुत्तों की तरह भौंकने को? गेट आउट। नियति की बातें रूही की गाल पर तमाचे की तरह लगा था। विपुल जी ने चारों को वहां से चलने के लिए बोला। वो नहीं चाहते थे नियति उनकी वजह से अपनी सेलिब्रेशन खराब करे। उनके जाने के बाद नियति ने केक कट किया और बारी बारी से सबको खिलाया। थोड़ी देर बाद दादी माँ बोला, बस चली बच्ची को रेस्ट करने दो, वो थक गई है, कल पूजा भी है, उसे जल्दी उठना होगा। उनकी बात सुनकर सब नियति को गुड नाइट कहकर रूम से बाहर चले गए। वहीं सीखा जी अभी भी रो रही थी। विपुल जी, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बड़ी गुनाह कर दिया हम सब ने, मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। विपुल जी उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, इसमें मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए खुद को दोष मत दीजिए। कल आपके घर वाले आएंगे, आप उनसे बात करना, क्या पता वो आपको माफ कर दे, पर हमारी बेटी तो हमें कभी माफ नहीं करेगी ना। विपुल जी, सीखा जी रोते हुए बोली, हम उसे टाइम दे देते हैं, वो जरूर हम एक्सेप्ट करेगी, एक दिन देखना। सीखा जी को फिर भी भरोसा नहीं था। आज रात किसी की खुशी में तो किसी की गुस्से में तो किसी की रोते हुए निकल गई। सुबह का वक्त, दादी माँ और कौशल्या जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर लिया था। सीखा जी भी उनकी मदद करना चाहती थी, पर दादी माँ ने उन्हें मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि सीखा को तैयारी करते देख नियति पूजा में बैठने के लिए भी मना कर दे। ऐसे भी बहुत मुश्किल से तो वो पूजा में बैठने के लिए मानी थी, वरना हर साल तो वो बस मंदिर में नियति के लिए पूजा रखवाती थी। भारद्वाज फैमिली भी नियति के लिए मंदिर में पूजा करके दान करते थे, पर इस बार जब नियति यहाँ है तो वो उसे मना नहीं करने देने वाली थी। तभी भारद्वाज फैमिली के सभी लोग घर में एंटर हुए। जगजीत जी, रुक्मणी जी, नियति के दोनों मामा मामी, प्रमीत, अरहान और अरमान तीनों साथ में अंदर आ रहे थे। उन सब को देखकर सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। कितने सालों बाद वो अपने माँ पापा, दोनों भाई और भाभी को देख रही थी। सीखा जी जल्दी से उनकी तरफ भागकर चली गई। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर।